आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित कहानी कानवाई। गुलाबी आज फिर गुलाबी हो रही थी। आज कॉन्वॉय आने का दिन न था। परसों से उसे कॉन्वॉय और न कॉन्वॉय के एहसास में झूलना पड़ा है। कॉन्वॉय को न चाहने पर भी उसका एक एक ट्रक गुलाबी ने गिना है। खाकी तिरपाल, गहरे हरे फौजी ट्रक, शक्तिमान, खाकी होलडाल, काले ट्रक जिन पर सफ़ेद रंग से सूबेदार पीएम जमवाल या लांस नायक जीत डोगरा लिखा रहता है। सामान पर ऊँघते बैठे फौजी इधर उधर डोलते थे। उबता सा माहौल, हर ट्रक एक दूसरे से मिलता सा, जैसे सरकारी बैल अनुशासन की डोर में बंधे हुए सड़क पर नाक की सीध में चले जा रहे हों। 1, 2, 3, 60, 100 फिर शुरू से गिनती कर दी। जम्मू कश्मीर की जरनैली सड़क ट्रकों के बोझ से हांफती हुई, पहाड़ों के मोड़ों में दम सा लेती हुई जब पीर पंजाल की नेहरू टनल के बाद ट्रकों को कश्मीर की हसीन वादी में उगल देती है, तब जैसे खटाक से प्रकृति का सारा दृश्य ही बदल जाता है। बनिहाल से गुजरते ट्रकों पर से जब कोई सिपाही अपने जंगले पर खड़ी गुलाबी को आंख मार देता है, तब वह लाल होकर अंदर भाग जाती है। चीड़ों के दरख्तों पर सूरज के साए हंस पड़ते हैं। धूप सेंकती बुलबुलें हड़बड़ा कर किसी दुकान की छत पर जा बैठती हैं। उबता सा माहौल बदल जाता है। गुलाबी की रसोई में उबले हुए अंडों में से भाप आनी बंद हो चुकी है। गुलाबी अंडा गोल सा वह घुमा देती है। अंडे पक चुके, हाँ, अब इन्हें छीलना है। सुबह सवेरे गुलाबी अपनी सहेली भीमी के साथ रामनगर की सड़क पर सैर करने जाती थी। वहाँ दीवार से चिपक चिपक कर चलती हुई वे दोनों ट्रक गिना करती थीं। भीमी के घर में घड़ी तो नहीं थी। जब उसकी जाग खुलती, आसमान पर बुझते हुए तारों का राखिया ढेर देखकर घर से चल देती। कभी कभी अंदाज गलत भी होता, रात ज़्यादा होती। एक बार इसी तरह जब रात अभी काफ़ी बाकी थी, गुलाबी और भीमी सैर को निकली थी। रामनगर पहुँचते पहुँचते कानवाई आनी शुरू हो गई। सड़क पर सैर करने वाले अभी पहुंचे न थे। फौजियों के डर से वे दोनों दीवार से लगकर खड़ी हो जाती। ट्रक की रोशनी के करीब आते ही वे सड़क छोड़ देती। पर एक दिन एक मोड़ पर ज्यों ही वे सड़क के बीच चलने लगी, बिना रोशनी का एक ट्रक सांड की तरह आ धमका था। उस भदहवासी में दोनों सड़क की दीवार पर से कूदी और फिसलती हुई दूर नीचे जा पहुंची। टटोल टटोल कर कांटे निकाले, फिर पत्थरों पर गिरती पड़ती तवी नदी तक जा निकली। पहले उन्होंने वहाँ पानी पिया, जख्म धोए और बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। दूर औरतें नहाने आ गई थीं। ये दोनों भी नहाकर लौटी थीं। दोनों ने तवी का पानी हथेलियों में भरकर कसम खाई थी कि अब बात किसी को न बताएंगी, अपने पतियों को भी नहीं। आज क्या दोपहर का खाना नहीं पकेगा? उसके पति बिलादर की आवाज़ रसोई की छोटी सी चारदीवारी को कँपा गई। गुलाबी ने घबराकर कहा, बस अभी लीजिए, नीम की दातुन खिड़की के पास पड़ी है। आप जब तक नहाकर आएं, खाना तैयार होगा। बिलादर बाहर निकल गया। गुलाबी सोचने लगी, बापूजी ने भी क्या नाम रखा है। बिलादर एक ही बेटा है, भाई भी न था, सो इसे अंग्रेजी का ब्रदर बनाते बनाते देसी बिलादर बना दिया। उसे हंसी आ गई। आग की कुछ चिंगारियां हतब की लकड़ी में से छिटक कर उसकी मार्किन की सलवार पर आ पड़ी। बिलादर खाना खाकर गया तो रात को कब लौटेगा कौन जाने। गुलाबी बरामदे में जाकर बैठ गई। कानवाई गुजर रही थी। जैसे ही एक ट्रक निकलता, उसकी छाती का बोझ मानो हल्का हो जाता। सड़क के उस टुकड़े को वो अपनी बहन समझती, जिस पर होकर ट्रकों का काफिला गुजर रहा होता। बरामदे की पाटी पर गुलाबी को ऊँघ आ गई। उसने देखा, घोड़ी पर बिलादर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने बाप के कान में कुछ कह लेता है। लड़कियों के कहने पर वह दूल्हा देखने छत पर गई थी। सब हैरान थे, इतने बड़े घर में गुलाबी का रिश्ता कैसे हो गया। माताजी की कृपा उस पर बचपन में ही हो गई थी। सारा मुंह चेचक के दानों से भरा था। गोरी चिट्टी गुलाबी की छोटी छोटी कंजी आंखें ढेर सारे काजल की कालीमा से और भी छोटी दिखाई दे रही थी। पर दांत, कितने सुंदर दांत थे, जैसे मोतियों की पंक्तियाँ। रंग गोरा और गुलाबी, जैसे मैदा और सिंदूर मिल गए हों।
दूर से तो दाग दिखाई न देते थे, फिर भी ससुराल में किसी ने उसे प्यार से न चाहा न देखा। सिर्फ कुछ औरतें मुंह बिचकाकर चली गईं। उसने सोचा उसका पति तो उसे चाहेगा। घर में सास भी नहीं, ससुर के सामने तो जाने से रही। पर जब रात को नशे में धुत बिलादर कमरे में आकर मुश्किल से पलंग तक पहुंचा तो वो बड़ी रोई। उसकी आंखों के परनाले उसके चेहरे पर उभरे छोटे छोटे गड्ढों में भर गए। उसने अपनी किनारी वाली चुनरी से मुंह पोंछा तो उस पर खरोंचें आ गईं। बिलादर के नथनों से आती शराब की तेज बू को न सहकर वह नीचे बिछी दरी पर सो गई। दिन महीने निकलते गए, उसे यहाँ तक पता न चला कि मैं कहाँ हूँ। सहेलियों की छेड़छाड़ भरी पूछताछ में वह शर्मा जाए। वैसे भी उसे ज़्यादा चुप रहने की आदत थी। बनिहाल की दुकानों पर जब बिलादर जाने लगा था तो उसने बाप से कहा, इसे भी साथ ले जा, खाना बनाकर तो खिलाएगी। तब से गुलाबी खाना बनाकर खिला रही है। बनिहाल में ही एक सुबह जब वह झरने पर हाथ मुंह धोने गई थी तो बोलती हुई औरतें एकदम चुप लगा गई थीं। एक पीले से रंग की 15-16 बरस की लड़की वहाँ बैठी थी। दूर से आते आते उसने सुना था, तुम नीचे की तरफ जाकर हाथ मुंह धो, यहाँ हमारी रसोइयों के लिए सुच्चा पानी जाता है। यह कहकर उसने अखरोट की दातून को वहीं पास में थूक दिया था। दूसरी औरत जो अब तक अपनी पीतल की बटलोई रेत से घिस रही थी, पहली औरत को देखकर बोली, अब इस बिलादर का गंध यहाँ धुला करेगा। आज ही जाकर मर्दों से बात करूँगी। जिस लड़की को यह सब कहा गया था वह निर्विकार बैठी थी। गुलाबी दूर पत्थरों के पास जाकर बैठ गई। बेमन से अखरोट की दातून करने लगी। सब औरतें जल्दी जल्दी काम निपटाकर चली गईं। गुलाबी ने पास जाकर उस लड़की को देखा। दुनिया को हिकारत से देखने वाली उसकी नज़र झरने के पानी के बहते बुलबुलों को फटते हुए देख रही थी। पीली सी यह लड़की बेखबर बेपरवाह सी बैठी थी। गुलाबी संयत हो चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नाम? मेरा नाम? यह कहकर लड़की ने आसपास यूं देखा जैसे किसी नाम को ढूंढ रही हो। गुलाबी की छोटी कंजी आंखों की निर्मलता और अपनेपन ने ही उसे अपनी ओर खींचा था। नाम याद करने में या बताने में उसे जैसे कुछ दिक्कत सी हुई। फिर उसने कहा, मेरा नाम सीता है, पर तुम मेरा नाम क्यों पूछ रही हो? गुलाबी ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करके पूछा, तुम कौन हो? बिलादर से तुम्हारा क्या संबंध है? तुमने सुना नहीं, मैं बिलादर के अड्डे का गंध हूँ। ये औरतें यही तो कह रही थीं। गुलाबी ने कहा, उनकी बात जाने दो, मुझे तुम सच सच बताओ, बिलादर से तुम्हारा क्या संबंध है? लड़की बोली, तुम यह सब पूछने वाली कौन हो? मैं उसकी बीवी हूँ, उसकी ब्याहता। लड़की खुलकर हंसी। कुछ बुलबुलें ज़रा सा ऊपर उठकर फिर घास में से कीड़े चुनने लगीं। खेतों में से कोई गाता हुआ निकल गया, हुस्न छुई बेपरवाही ले लो। अर्थात दोस्त, हुस्न बेपरवाह होता है। गुलाबी ने कहा, देखो डरो नहीं, बताओ ये काहे का अड्डा है, तुम वहाँ क्या करती हो? सीता दूर सामने की पहाड़ी की तरफ देखते हुए बोली, तुम उसकी बीवी हो। यह नहीं जानती कि बिलादर नामर्द है, वह रात भर शराब पीता है। पहले मेरी मौसी वहाँ थी, उसे टीबी हो गई है, वह बटोत के अस्पताल में पड़ी है। उसी की जगह मैं आई हूँ। बिलादर के सारे मुस्टंडे दोस्त अंडे के अंदर इकट्ठे होते हैं। उन्हें हंसने खेलने के लिए कोई चाहिए। औरत से बड़ा हंसने खेलने का खिलौना और क्या हो सकता है? के कहकर सीता रुआंसी हो गई। गुलाबी स्तब्ध थी। पिछले कई महीनों का राज उस पर खुला था। गुलाबी ने कहा, तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? तुम यह सब क्यों करती हो? सीता कहने लगी, मेरे बापू को अभी भी बिलादर के 600 रुपये देने हैं। गुलाबी ने कहा, रुपए तुम मुझसे ले लो, यहाँ से चली जाओ। सीता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, यह इस जन्म में कहाँ मुमकिन है। बिलादर मुझे जानने देगा, पर तुम रुपए क्यों दोगी? गुलाबी ने घमंड में भरकर कहा, बिलादर मेरा पति है, वह दूसरी औरत के पास जाए मैं नहीं सह सकती। वह नामर्द ही सही,
है तो मेरा पति, और दुनिया को क्या मालूम कि वह नामर्द है। अगर मैं चली जाऊं तो बिलादर तुम्हें काट कर फेंक देगा। आदमी की उसके पास कोई कीमत नहीं। फिर उसका दोस्त गिरधारी जो नामर्द नहीं है मुझे पाताल से भी ढूंढ लाएगा। नहीं, इस जन्म में छुटकारा नहीं मिल सकता। गुलाबी ने लाचार होकर कहा, तुम कम से कम यहाँ नहाने ना आया करो। ऊपर उस खेत की आड़ में भी पानी का झरना है, वहाँ जा सकती हो। सीता ने कोई उत्तर न दिया, वहाँ से हिली भी नहीं। गुलाबी नहा धोकर पानी की गागर छलकाती घर चली गई। अब उसने रसोई में गागर रखी ही थी कि बिलादर की कड़कती आवाज़ कानों में पड़ी। वहाँ झरने पर उस छिनाल से क्या सलाह हो रही थी? दोबारा उसके साथ देखा तो टांग ही चीर कर रख दूंगा। मेरा नाम बिलादर है। यह कहकर उसने दातून बाहर गली में फेंक दी। गुलाबी कांप रही थी। शादी के बाद पहली बार बिलादर उससे यूं बोला था। पहली बार ही गुलाबी ने नज़र उठाकर आंखों में आंखें डालकर बिलादर को देखा था। उसकी आंखों में एक निश्चय था और कई सवाल थे। पहली बार बिलादर की आंखें झुक गई थीं। उसने नरम पड़कर गुलाबी को कहा था, देखो गुलाबी, मैंने आज तक तुम्हें नहीं छुआ। मैं इस काबिल नहीं हूँ। अपना वंश चलाने के लिए शादी ही एक रास्ता था। माँ तो बचपन में ही मर गई थी। बापू ने सब जानते हुए मेरी शादी तुमसे करवा दी। अगर बच्चे न हुए तो इतनी ज़मीन जायदाद कौन संभालेगा? अब तो ट्रकों का काम भी तेज़ी से चल रहा है। क्या होगा इन सब का? गुलाबी की कंजी आंखें अब भी बिलादर पर टिकी थीं। बिलादर ने देखा तो थूक निकल कर बोला, बताता हूँ। अपना ट्रक ड्राइवर है ना, सरदारी, उसी से बच्चे होंगे तुम्हें। हमने माधव पंडित से भी पूछ लिया था। शास्त्रों में यह सब जायज़ है। गुलाबी ने तमतमा कर दीवार पर टंगी दराती उठा ली थी। बिलादर को देते हुए बोली थी, लो या लो दराती, गला काट दो मेरा। मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है। मैं कभी किसी दूसरे आदमी का मुंह भी न देखूंगी। बच्चे होने हुए तो तुमसे ही हो जाएंगे। बिलादर ने कहा था, मैं अमृतसर के बड़े डॉक्टर को भी दिखाया हूँ। मुझसे तुम्हें कभी बच्चे नहीं हो सकते। यह कहकर बिलादर का लहजा थोड़ा सख्त हुआ। थोड़ा रुक कर वो बोला, बच्चे तो मुझे चाहिए ही। बच्चों के लिए अगर एक और शादी भी करनी पड़ी तो करूँगा, पर तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। हम सब के लिए यही अच्छा है। और हाँ, सरदारी दोपहर को खाना यहाँ खाएगा, उसे देख लेना। यह कहकर बिलादर उसकी तरफ बिना देखे बाहर निकल गया। बिलादर के जाते ही गुलाबी फुक्का मारकर रो पड़ी। खाना बनाते बनाते भी वह आज रोती ही रही। आज उसे अपनी सहेली भीमी याद आ रही थी। उसने सुना था कि उसकी शादी उधमपुर में हुई है। कोई दुकानदार है। माँ के मरने के बाद भीमी से ही वह सारी बातें करती थी। अपने मन का बोझ कहाँ पटक आए। अजनबियों के इस कस्बे में उसका अपना कौन है? उसे लगा उसकी हालत सीता से भी ज़्यादा ख़राब है। उसने अपने आंसू बह जाने दिए। दोपहर को बिलादर के साथ खाना खाने सरदारी भी आया। उसने नज़र उठाकर भी ऊपर न देखा। सरदारी भी कुछ न बोला। बीच बीच में बिलादर ही कुछ न कुछ मांगता रहा। सरदारी चला गया तो बिलादर ने अपना हुक्का हाथ में ले लिया, मानो बात कहने के लिए कोई सहारा चाहता हो। रसोई में काम कर रही गुलाबी से उसने कहा, बच्चों की कोई जल्दी नहीं है। पहले सरदारी मेरा अच्छा दोस्त बनेगा। लोगों को कानों कान खबर न होनी चाहिए। सरदारी का ट्रक जब भी इधर से गुजरेगा वो यहीं रहा करेगा। तुम इस घर की मालकिन हो और हमारी इज्जत भी, यह बात याद रखना। गुलाबी अपना काम करती जा रही थी। बिलादर में अब विश्वास आ गया था। वह ऐसे ही बोल रहा था जैसे ट्रकों की बात करता है। हुक्के का एक कश लेकर फिर चालू हो गया। मैंने तुम्हें आज तक इसीलिए कभी नहीं छुआ। मैं शुरू से ही यह जानता था। और हाँ, ये सारी स्कीम बापू ने लड़ाई है। अब हमारे घर की लाज तुम्हारे हाथ में है। गुलाबी कुछ न बोली थी। इस आदमी के सामने वह रोना भी नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कोई जिम्मेदारी का काम उसे सौंपा जा रहा है। फिर कई बार सरदारी आया, पर गुलाबी ने उससे कभी बात न की। सरदारी भी कुछ न बोलता था। बिलादर को अपनी स्कीम फेल होती नजर आने लगी। एक दिन सरदारी खाना खाकर गया तो बिलादर ने अपनी फड़कती आवाज़ के साथ
गुलाबी से पूछ ही लिया, क्या सलाह है तुम्हारी? यह नहीं समझना कि मैं कुछ कर नहीं सकता। हमने ट्रक भी सरदारी के नाम कर दिया है, कम से कम उससे बात तो करो। बड़ा दयानतदार आदमी है, एक एक पाई का हिसाब देता है। और देखो, अभी मैं बड़ी नरमी बरत रहा हूँ, अगली लोहड़ी तक मेरे घर में बेटा होना ही चाहिए। उसके लहजे से दुखी होकर गुलाबी फपक कर रो पड़ी। किस्मत ने उसे कहाँ लाकर फंसा दिया था। उसके चेहरे के चेचक के गड्ढे गंगा जमुना से भरने लगे। उसने बिलादर को कुछ न कहा। बिलादर बड़े असमंजस में था। इस तरह की किसी औरत से उसका वास्ता न पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पहली बार उसने ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ जोड़कर कहा, गुलाबी, मैं तेरा पति नहीं हूँ, फेरों से कोई पति नहीं हो जाता। मैं कल पहाड़ पर सौदा लेने जा रहा हूँ। कल सरदारी आने वाला है। 1-2 बजे तक उसका ट्रक आ जाएगा, फिर वह खाना खाकर यहीं रहेगा। तुम चाहो तो शिव जी की फ़ोटो के सामने उसे माला भी पहना सकती हो। पति तो उसे मानना ही पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही बिलादर अपनी घोड़ी लेकर चला गया था। गुलाबी अकेली रह गई थी। रोते रोते उसने अंडों की करी बनाई थी। दोपहर होने में अभी समय बचा था। उसने सोचा थोड़ा सुस्ता लूँ। चारपाई पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। कश्मीर से आते ट्रक उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। अप्पर मुंडा से निकलते ही एक ट्रक सड़क से लुढ़क कर नीचे खड्ड तक जा गिरा। हड़बड़ाकर गुलाबी ने आंखें खोली। वो पसीने से लथपथ थी। हिमालय से आती हवा सामने कैलेंडर को हिला रही थी। उसने उठकर सामने बरामदे में जाकर देखा। चिनार ढलती धूप की पतली सी परत में भीगा खड़ा था। ट्रक का कोई पता न था। गुलाबी का मन खाना खाने को न हुआ। उसने अंडों की करी पड़ोसन के बच्चों को दे दी। खुद कहवे के साथ 2 बाकर खानियाँ खाकर पड़ी रही। उसे आज भी अच्छी तरह याद है, उसने कुल्थों की खिचड़ी पकाई थी। बहुत अच्छी लगती थी। कुल्थ की दाल से चावल भी लाल लाल हो जाते थे। दूध की सारी मलाई उसने खिचड़ी में डाल दी थी। कोयलों की गरम राख पर खिचड़ी पकती रही। गुलाबी सोचती रही, अगर सरदारी का ट्रक उलट गया तो उसका कितना नुकसान होगा। हज़ारों का ट्रक, फिर माल और सरदारी, उसके होने वाले बच्चों का बाप सरदारी। अचानक वह सरदारी के नक्श याद करने की कोशिश करने लगी, पर उसने सिर्फ सरदारी की पीठ ही सोच पाई। उसे लगा कोई कहीं से चला गया है। गुलाबी को खिचड़ी की सौंधी सौंधी महक आ रही थी, पर उसका खाने को कुछ मन न हो रहा था। रसोई में दूध दही संभाल कर उसने कुंडी लगाई और बरामदे में सो गई। आज कमरे में उसे डर लग रहा था। पता नहीं कितनी रात थी। चिनार के पीछे अकेला पूरा चांद हंस रहा था। सामने वाले पहाड़ की परछाइयाँ खामोशी से हिल रही थीं। गुलाबी को कुछ खटका सा लगा। तभी एक खुरदरा सा हाथ उसके माथे पर आ पड़ा था, जिसे बुखार नापना चाहता हो। उसने आंखें खोली। सरदारी ही था। गुलाबी उसे जीता जागता देखकर कुछ बोलने ही लगी थी कि सरदारी उसे उठाकर कमरे में ले गया। फुसफुसाकर उसने कहा, आज मेरे आगे वाला ट्रक अपर मुंडा के पास खड्ड में जा गिरा, इसीलिए देर हो गई। और ट्रक वाला मैं भी हो सकता था गुलाबी, पर मैं बच गया। बची खुची रात ढलती रही। चांद बादलों में गोते खाता रहा। तारों के झुरमुट धीरे धीरे खिसकने लगे। आंच पर खिचड़ी अभी कोसी थी। दोनों ने पतीला सामने रखा और खाने लगे। सरदारी बोला, गुलाबी, मैं बिलादर का कर्जदार हूँ। मुझसे तवी दरिया पर एक खून हो गया था। बिलादर ने 2 साल मुझे अपने अड्डे पर छुपाए रखा। मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकता, पर कर्ज की अदायगी में मुझे तुम मिलोगी यह मैंने नहीं सोचा था। मैंने तवी के पानी से अंजलि भरकर कसम खाई है कि मैं कभी अपने संबंध के बारे में किसी को न बताऊंगा। तुम भी ऐसा ही करना। बिलादर बुरा आदमी नहीं है, अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए यह सब करता है। फिर बच्चे तो हमारे ही होंगे, खाली नाम उसका होगा। तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। मैं कभी शादी न करूँगा, बस तुम मेरी रहना। बिलादर ने कसम खाई है, वह तुम्हें कभी तिनके से भी न छुएगा। तुम मेरी अमानत हो बिलादर के पास।
गुलाबी रोने लगी थी। उसे लगा जैसे वह औरत न हो, आलू की बोरी हो, जहाँ चाहो खिसका दो। पर वह कुछ न बोली। उसे सीधा सा सरदारी अच्छा लगा था। सुबह होते ही वह ट्रक लेकर चला गया था। अलसाई सी सुबह में जब गुलाबी झरने पर नहाने गई तो पहली बार उसे सबके सामने नहाने में लाज आई। तब से हमेशा उसने सरदारी के आने का इंतज़ार किया है। जंगले पर खड़े होकर कानवाई के ट्रक गिने हैं। अक्सर कानवाई वाले रोज़ सरदारी का ट्रक ना आता था। कभी पंजाब की तरफ चला जाता तो गुलाबी कानवाई गिनते गिनते हैरान हो जाती। मिलिट्री वालों पर उसे प्यार आने लगता। छोटे छोटे मासूम चेहरे, मुख्तलिफ नक्श पर एक वर्दी, जिसे माँ ने अपने बच्चों को एक से कपड़े पहना दिए हैं। कभी उनमें से किसी का चेहरा उदास नजर आता तो गुलाबी सोचती, अभी उसकी मूंछ भी ना आई थी, पता नहीं किन हालात में माँ ने भेजा होगा। उसके जोड़ीदार पहाड़ों पर घूम घूम कर चिलगोज़ों की आवाज़ से अपनी प्रेमिकाओं को बुलाते होंगे। इसकी भी कोई प्रेमिका होगी तो सही। कोई न कोई सिपाही उसे देखकर अश्लीलता से हंसता तो गुलाबी को कभी गुस्सा ना आता। उनसे अब उसे अपने होने वाले बेटों के चेहरे नजर आने लगे थे। फिर जब पहला बेटा हुआ तो बिलादर खुशी से पागल हो गया। दूसरे दिन लोहड़ी थी। उसके घर में छज्जे नाचने वाले आ गए। बिलादर ने सबको जी भर कर दिया। जो पार्टी नहीं आई उसे उसने घर बुलवा भेजा। 11 दिन होने पर उधमपुर से खास फौजी बैंड मंगवाया। बेटे को उठाकर यूं घूमता रहा जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। एक हाथ से बेटे को उठाकर उसने चिल्लाकर कहा, यह है मेरे ट्रकों का मालिक, उल्लू का पट्टा, यह मेरी दुकानों का सेठ है। गुलाबी की धड़कन ऊपर ही टंगी रही जब तक बिलादर ने बच्चा उसकी गोद में नहीं दे दिया। सरदारी महीने भर से गायब था। शायद उसे बिलादर ने कहीं पूना सातारा की तरफ काम पर भेजा था। गुलाबी बच्चे को दूध पिलाए और कान में कहे, तुम्हारा बाप कब आएगा रे? वह रात भी उसे याद है जब वह ऊपर बरामदे में सो रही थी। नीचे के जंगले को पकड़कर सरदारी ऊपर आ गया था। उसने पहले रोज की तरह गुलाबी को उठा लिया था और रोता रहा था। शेर सा सरदारी माँ गुलाबी के कंधे से लगकर 1 महीने की गैर हाजिरी का हिसाब बता रहा था। गुलाबी ने उसे चारपाई पर बिठाकर ऐसे ही सीने में भींच लिया जैसे वह सरदारी की याद आने पर अपने बेटे को भींच लेती थी। दिया जल रहा था। सरदारी ने अपने 1 महीने के बेटे को पहली बार देखा। सोया हुआ बच्चा दिए की रोशनी में अपनी आंखें और जोर से भींच लेता तो सरदारी दिया नीचे रख देता। उसके सहज होते ही दिया फिर उसके मुंह के पास ले आता। बच्चा खींचकर रोने लगता। सरदारी ने अपने खुरदर हाथों से उसकी मुट्ठी खोलनी चाहिए तो बच्चा और रोया। सरदारी ने गुलाबी को गोद में देकर कहा, यह बड़ा होगा तो मेरी तरह ट्रक चलाएगा, तब इसके हाथ इतने नाजुक न रहेंगे। दूसरे और तीसरे लड़के के पैदा होने पर भी सरदारी ने यही बात कही थी। बिलादर और सरदारी की दोस्ती की तरह बेटे बड़े होते गए थे। गुलाबी उनका स्कूल से आने का इंतज़ार करती तो कानवाई देखकर सोचती, आज तो सरदारी का ट्रक ना आएगा। कभी कभी बिलादर को पूछती, सब्जी सब खत्म हो गई है, कश्मीर से ट्रक आएगा तो सब्जी आएगी। एक दिन बिलादर ने जल भुनकर कहा था, यहाँ की सब्जी हजम नहीं होती क्या? 3 बेटों से ज़्यादा औलाद मुझे नहीं चाहिए, अब सरदारी की शादी भी होने वाली है। गुलाबी सुन्न हो गई थी। फिर सरदारी जब आया था तो गुलाबी ने पूछा था, तुम्हारी शादी कब है? सरदारी ने उसे देखा था और खींचकर कहा था, क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? बिलादर कह रहा था, अब मेरी शादी नहीं हो सकती। बिलादर नशे में भूल सकता है पर मैं कैसे भूल सकता हूँ? छोटे पप्पू के बाद वैसे भी मैंने ऑपरेशन करवा लिया था, नहीं तो छोटा 6 बरस का हो गया, क्या तुम्हें और बच्चा न हो जाता? गुलाबी ने कहा था, एक बेटी चाहिए थी मुझे, राखी टीके पर बड़ी याद आती है। इतना कुछ घर में है, बेटी होती तो उसे देती। बेटी के बगैर घर सूना लगता है। इस जीवन में कन्यादान से बड़ा कोई पुण्य नहीं।
लोगों की बेटियों के सुहाग गाने जाती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। सरदारी ने गुलाबी के आंसू अपने खुरदरे हाथों में सोख लिए। कहने लगा, गुलाबी, ये सपने हमारे नहीं हैं। तीनों बेटे बिलादर के हैं, बेटी भी उसी की होगी। कन्यादान बिलादर ही करता, मैं या तुम नहीं। रोते हुए गुलाबी ने पूछा था, तुमने ऑपरेशन क्यों करवा लिया? तुम्हारे घर तो बेटी हो सकती थी। हाँ गुलाबी, पर मेरे बच्चों की माँ तुम जो हो, मैं यह नहीं भूल सकता। घर के लोग कैसे मानेंगे? घर में अब है ही कौन? फिर मैंने भी कह दिया है कि मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। यह तुमने क्या किया? मैं उधार की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अगर खून के जुर्म में फांसी लग गई होती तो कहाँ होता मैं और कहाँ होती तुम? परसों बाद गुलाबी ने एक सवाल पूछा, उसे तुमने क्यों मारा था? सरदारी उदास हो गया। कहने लगा, मेरी बहन हामिला हो गई थी और वह उससे शादी करने को तैयार न था। बहन ने तवी में डूबकर आत्महत्या कर ली। मैंने उसे तवी में ही डुबो कर मार डाला। बिलादर ने सब देखा था और मुझे यहाँ बनिहाल में छुपा दिया था। उस कैद से तो मैं बच गया, पर इस कैद से नहीं बचूंगा, बचना ही नहीं चाहता। गुलाबी ने उसके गुथे हुए हाथ थाम कर प्यार से कहा था, सरदारी, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हें देखा, तुम्हें ही चाहा। तुम कभी शादी मत करना। मैं जानता हूँ गुलाबी, इसीलिए तो मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। गुलाबी के तीनों बेटे सरदारी पर पड़े थे। कभी कभी औरतें उसे छेड़ती कि तीनों चाचा पर गए हैं। गुलाबी इस बात पर कभी नाराज़ नहीं होती थी, पर जब बिलादर ने सुना था तो वह नाराज़ हो गया था। उसने एक दिन सरदारी को कहा था, चाचा तुम घर में कम आया करो, हम अड्डे पर ही मिल लिया करेंगे। तब से सरदारी को बच्चों ने चाचा कहना शुरू कर दिया था। बिलादर भी उसे चाचा ही कहता था। दातून करते हुए सरदारी ने आग्नेय नेत्रों से बिलादर को ताका था और अंगोछा उठाकर झरने पर नहाने चला गया था। फिर कई दिन गुलाबी कॉन्वॉय के ट्रक गिनती रही थी। महीने हो गए, फिर बरस, पर सरदारी न आया। बिलादर कुछ अपराधी सा महसूस था, ऊंचा ऊंचा बोला करता। गुलाबी नफरत के मारे उससे सरदारी के बारे में न पूछती, न ही उससे ज़्यादा बात करती। घुटन में जीते जीते गुलाबी जैसे अंतर्मुखी सी हो गई थी। मशीन की तरह घर देखती, बच्चे संभालती गुलाबी जैसे बेजान गुड़िया थी। औरतें कहती, भगवान ने 3 बेटे दिए हैं, इतना धन। पर गुलाबी जैसे सबसे परे है, किसी चीज़ का अभिमान उसे छू तक नहीं गया। गुलाबी के भीतर आग की भट्टियाँ जलती रहती हैं। अब उसने ट्रक गिनने छोड़ दिए हैं। खाली खाली आंखों में भरे ट्रक देखती रहती है। फिर एक दिन जब पप्पू के बस्ते में उसने माउथ ऑर्गन देखा तो उससे पूछ लिया, ये कहाँ से लाए? पप्पू सहम गया। उसके मुंह से निकला, चाचा। गुलाबी की आंखों से गंगा जमुना बह चली। बच्चा डर गया। गुलाबी ने पूछा, कहाँ है सरदारी? बच्चा कहने लगा, उसका ट्रक पंचक्की के पास खड़ा था, उसने मना किया था माँ को न बताना। गुलाबी ने बच्चों को ज्यों त्यों खाना परोसा था और पड़ोस की औरत को घर बिठाकर पंचक्की पर जा पहुंची थी। ट्रक वहां से जा चुका था, पर अब गुलाबी को यह अंदाज हो गया था कि उस ट्रक उस रूट पर चल रहा है, कभी न कभी तो आएगा ही। फिर कई दिन निकल गए थे। एक दिन गुलाबी कहीं से आ रही थी तो रास्ते में पंचक्की के पास दरख्तों की ओट में सरदारी का ट्रक खड़ा था। गुलाबी ने गौर से उसे देखा। हाँ, वही तो था। पीछे लिखा था, दुआएं देते हैं हम ट्रक बनाने वालों को, घर से बेघर कर दिया ट्रक चलाने वालों को। नीचे सरदारी ने गुलाबी के कहने पर लिखवा लिया था, फिर मिलेंगे। उसी पर सिर रखकर गुलाबी फपक फपक कर रो उठी थी, जिसे ट्रक न हो, सरदारी का कंधा हो। झरने में से पानी लाते हुए सरदारी ने पहचाना। काले रंग का शॉल उसने कश्मीर से लाकर गुलाबी को दिया था। उसमें गुलाबी ताज़े गुलाब की तरह खिल उठती थी। सरदारी ने कहा था, तुम्हें अब नज़र न लगेगी।
गुलाबी हंस उठी थी। सरदारी खड़े का खड़ा रह गया था। गुलाबी का जिस्म रोने के साथ साथ कांप रहा था। उसने सोचा, इस सारी स्थिति में गुलाबी का क्या कसूर है? बिलादर से वह उस दिन के बाद कभी न मिला था। ट्रक की कमाई अड्डे पर पहुंचा देता था, जिसके पहुंचने न पहुंचने का कभी कोई संकेत न मिलता था। गुलाबी रो रही थी। सरदारी स्तब्ध था। क्या करे क्या न करे। उसने देखा, दूर से कुछ औरतें इसी तरफ आ रही थीं। बाल्टी नीचे रखकर ट्रक का तिरपाल हटाकर वह ट्रक पर चढ़ा। उसने गुलाबी की बाह पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। गुलाबी बेहोश हो गई थी। सरदारी उसे गोद में लिटाकर रोता रहा। औरतें निकल गईं तो पानी की बाल्टी लाकर उसने गुलाबी के मुंह पर छींटे मारे और उसे पानी पिलाने लगा। गुलाबी को होश आया तो फिर रोने लगी। सरदारी ने कहा, मैं क्या करता, तुम ही बताओ। हिचकियों में ही गुलाबी बोली, मेरे लिए तुम ही पति हो, मेरे बच्चों के बाप हो। इतने दिन मुझे कोई यह भी न बता पाया कि मैं विधवा हूँ या सुहागिन। तुम किसी के हाथ कहलवा नहीं सकते थे कि जिंदा हो। मैं 3 बरस पूना सतारा चला गया था। तुम्हारी बड़ी याद आती थी। जितना पैसा कमाया सब आकर बिलादर को भेज दिया। यह ट्रक तो मेरे ही नाम है, तो भी किस लिए करूं? मेरे बाद इसे कौन चलाएगा? बिलादर के बेटे तो नौकर रख लेंगे। गुलाबी ने सरदारी के हाथ अपने हाथों में बांध लिए। धीरे से बोली, उनके बाप तुम न भी हो, पर मेरे पति तो तुम ही हो। ये कहाँ सच है गुलाबी? गुलाबी ने जैसे सुना ही नहीं, अपनी रौ में कहती रही, मैं अब यहाँ से न जाऊँगी। तुम कहीं भी ले चलो, चाहे महीने में 1 बार घर आओ, पर मैं तुमसे अलग न रहूँगी। हमारे बच्चे कौन पालेगा? मैंने सुना है बिलादर बड़े के रिश्ते की बात कर रहा है। अभी वो पूरा 20 का भी नहीं हुआ है। बिलादर उम्र नहीं देखता। ठेकेदार की लड़की से शादी होगी तो लड़का उसके सारे ठेकों पर कब्जा कर लेगा। एक ही लड़की है ठेकेदार की। तुम आओगे शादी में? नहीं, मैं बिलादर की सूरत नहीं देखना चाहता। गुलाबी ने पूछा, और मैं इस सारे तमाशे में कहाँ हूँ सरदारी? तुम्हारे कहने पर मैं और बिलादर उसके ड्रामे को मैं सहती हुई आ रही हूँ। सरदारी आंख भरकर बोला, मैं सोचता था बच्चों में तुम मुझे भूल जाओगी। तुम भूल गए हो मुझे। बच्चे तुम्हारी वजह से हैं, तुम बच्चों की वजह से नहीं हो। तुम्हारे साथ घर बसाने के सपने देखती देखती ही मैं भी मर जाऊंगी क्या? नहीं गुलाबी, मेरे साथ तुम्हारा घर नहीं है। हम ट्रक वालों के घर होते भी नहीं, डेरे होते हैं। मैं बिलादर से नहीं मिलता, पर यह ज़िंदगी उसी की दी हुई है। उसका राज मेरा राज है। कुछ ब्याज तो उतर गया, पर असल तो बाकी है ही। यह कैसे भूल जाऊं? तुम किसी को भूलो मत, पर मुझे साथ ले चलो। मुझे अब भरोसा नहीं रहा, न जिंदगी का न तुम्हारा। सरदारी ने गुलाबी को अपने पट्टू में छुपा लिया। सड़क का तिरपाल हिमालय से आती तेज हवाओं से कांप रहा था। शाम के उतरने का वक्त था। बहुत सी बुलबुलें शोर मचाती हुए अपने अपने घोंसले ढूंढ रही थीं। पंचक्की वाला भी दरवाजे बंद कर रहा था। सरदारी ने गुलाबी से कहा, यहाँ से घर काफ़ी दूर है, अब तुम जाओ। अगले वीरवार फिर यहाँ पर इंतज़ार करूँगा। गुलाबी ने कहा, झूठ तो नहीं कह रहे? नहीं, पर तुम्हारे क्लीनर को पता न चलेगा। उसका घर पीछे है, वहीं उतर जाएगा। तुम्हारे जाने पर मैं हॉर्न दूंगा, वह किसी ट्रक में बैठकर यहाँ आ जाएगा। गुलाबी को याद है, लदी हुई पेटियों, अखरोट बादाम की बोरियों पर, सेबों पर कभी लकड़ी पर बैठकर उसने सरदारी को अंडे की करी के साथ खाना खिलाया है। यह ट्रक अब उसे अपना घर लगने लगा था। घर की कितनी साध होती है आँखों को, पर घर उसी के साथ होता है जिसे औरत चाहती है। सरदारी के ट्रक पर हमेशा तिरपाल बिछी रहती थी। दरख्तों के झुरमुट थोड़े थोड़े फासले पर बदलते रहते। ट्रक वहीं आसपास खड़ा रहता। गुलाबी को वह चलता फिरता राजमहल सा लगता। बड़े बेटे की शादी हुई तो चिनार के मोटे दरख्त पर एक साया कंबल ओढ़े कितनी रात गए तक बैठा रहा, मानो मधुमक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता हो।
पगड़ी के शमले को ऊंचा उठाकर बिलादर बेटी की घोड़ी के आगे नाच रहा था। अनारदानों के जंगल का ठेकेदार अपनी इकलौती बेटी को ब्याह रहा था। पूरी बस्ती में रौनक थी। नाक में बड़ी सी नथ डाले गुलाबी ने गुलाबी चूनर ओढ़ रखी थी। पीली किनारे में उसका मुंह दमक रहा था। सगुन का बड़ा सा थाल उठाए वो मोरनी की तरह आगे आगे चल रही थी। साथ के मैदान में बिलादर के ट्रक सजे खड़े थे, उन पर झंडियां लगी थीं। दूसरे बेटे की शादी भी इसी तरह 2 साल बाद धूमधाम से हो गई थी। चिनार के मोटे तने से लगकर मधुमक्खियों का छत्ता कांपता रहा था। उसी शान से बिलादर के ट्रक सजे खड़े थे, उसी शान से दुल्हन घर आई थी। और आज गुलाबी के तीसरे बेटे की शादी थी। गुलाबी को लग रहा था जैसे सवेरे से जुते बैलों के कंधों से दोपहर ढलने के वक्त हल उतारा जा रहा हो। हल्की सी गुलाबी इधर उधर डोल रही थी। आज सरदारी से मिले उसे पूरा 1 महीना हो गया था। उसने सरदारी से कहा था, हमारे छोटे बेटे की शादी है, बस इसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगी। सरदारी सारी रात का जगा था। खुमारी में ही बोला, गुलाबी फिर घर चलोगी ना? गुलाबी को पता नहीं क्या हुआ था। घर का नाम सुनकर वह दहाड़ मारकर रोने लगी थी। सरदारी जग गया और उसे मालूम हो गया कि उसने क्या कहा है। गुलाबी के बालों को खोलते हुए वह बोला, मैं जग गया हूँ गुलाबी, तुम भी जग जाओ। तुम अब 3 बहुओं की सास हो जाओगी। सारे घर का बोझ तुम्हारे ऊपर है। बिलादर भी अब ढल गया है। ऐसी बातें सोचने से क्या फ़ायदा। गुलाबी उसके जवाब में सिर्फ रोती रही थी। मन के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियों का बोझ भी हल्का होता चला गया था। अंधेरा होने से पहले वह घर आ गई थी। बेटे की घोड़ियाँ गाती औरतों के हुजूम में घिरकर अकेली बैठी थी। उसकी मुंह लगी सहेली ने टहोका मारकर कहा था, क्यों गुलाबी, अभी तो बिलादर और 8 बेटों की शादी आसानी से कर सकता है, फिक्र क्यों कर रही हो? जीजे के पास तो सोना उगलने वाले ट्रक हैं। गुलाबी हंस दी। बारात के दिन उसने अपनी दोनों बहुओं के साथ जाते जाते चिनार पर काला धब्बा देख लिया था। औरतों के हुजूम में भी उसे वही काला धब्बा दिखाई दे रहा था। औरतें गा रही थीं, चढ़ दी जंजे बद्दल छाया, महाराजा चढ़ेया ई रूप सो आया। अर्थात बारात चढ़ते ही आसमान पर बादल घिर आए हैं। दूल्हे को क्या रंग चढ़ा है? बिलादर कह रहा था, गुलाबी, मैंने घोड़ी के ऊपर पैसों के साथ बरी के संदूक की चाबी भी लुटा दी है, अब क्या होगा? गुलाबी ने बिना घबराए कहा था, उसकी दूसरी चाबी मेरे पास है, मैं उसे ले आती हूँ, आप लोग चलो। तभी भीड़ में से एक औरत बोली थी, बिलादर भाऊ, तुम बूढ़े हो गए हो, चाबी को भी चवन्नी समझ लिया, पर इतनी औरतों में गुलाबी को कैसे पहचाना? कमाल है। बिलादर बोला, भाभी, मेरी असली गुलाबी तो तुम ही हो। गुलाबी को जाते जाते बाजों के शोर को चीरती आती ठहाकों की आवाज़ सुनाई दी। चिनार के करीब वो पहुंची तो चिनार पर काला धब्बा नजर न आया। चिनार के नीचे कुछ काला सा हिल रहा था। उसने सोचा, कहीं सरदारी तो नहीं? भागकर देखा, वही था। उसे उठाया तो उसकी बाँह तप रही थी। सरदारी ने कहा, बुखार सा है, उतरते वक्त गिर गया, तुम्हें भागते देखा तो डर लगा, तुम जाओ गुलाबी। गुलाबी ने कहा, सारी उम्र मैंने तुम्हारी बात सुनी है, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरा मांस खाओ जो कुछ बोलो। गुलाबी उसे पिछले रास्ते से घर ले गई। ऊपर भंडार घर में दीवारों पर सूखे मेवे और सब्जियों के हार लटके हुए थे। वहाँ की चाबी सिर्फ गुलाबी के पास थी। एक चारपाई बिछाकर उसने बिस्तर डाला और सरदारी को लिटाकर नीचे गई। इत्मीनान के साथ उसने गर्म दूध में हल्दी और 2 कच्चे अंडे मिलाए। सरदारी को पीने को कहा। साथ में छोटी सी मोरी के पास पानी की बाल्टी रखी। एक कांगड़ी चारपाई के नीचे सरकाई और बाहर से ताला बंद करके बारात की तरफ चली गई। बिलादर पड़ोस की चाची के साथ नाच रहा था। चाबी लेकर बस में जा बैठा। औरतें घर आकर रत जगह करने लगी तो गुलाबी धीरे से खिसक ली।
एक रजाई में से पुरानी रुई निकालकर कोयलों की अंगूठी लेकर छत पर चली गई। सरदारी की कमर सेकते उसे झपकी सी आई। तभी नीचे से गुलाबी गुलाबी की आवाज़ें कान में पड़ी। उठी तो कोयलों की आंच बुझ चुकी थी। सरदारी बेफिक्री की नींद सो रहा था। उसने सोचा, सरदारी की सारी फिक्र मैंने ओढ़ ली है, अब इसे ना उतारूंगी। ताला लगाकर वह नीचे चली आई। दूसरे दिन सरदारी ने उसे कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे अब जाने दो। शाम ढलते ही बारात वापस आ जाएगी। बदनामी मोल लेने से क्या फ़ायदा। नहीं, तुम जाने के काबिल नहीं हो। बुखार तो उतरा है, पर अभी तुम बड़े कमज़ोर हो। दवा की ज़रूरत है तुम्हें। मेरी कोई दवा नहीं है गुलाबी, मेरी चिंता न करो। बस एक बात मान लो, लोग तुम्हारी बातें करें या मुझसे सहन न होगा। मुझे आज ही जाने दो। 2-3 दिन रह भी लिया तो क्या होगा। गुलाबी ने एक फैसले पर पहुंचते हुए कहा, तुम यहाँ से अगर जाओ तो ढाबे वाले की बगल की कोठरी में रहो। ठीक होने पर चले जाना, वहाँ मैं डॉक्टर को भिजवा दूंगी। शाम के अंधेरे में सीढ़ियाँ उतरकर सरदारी चला गया था। रात को गैस की रोशनी में बहू लेकर बाराती आ गए थे। बिलादर के सारे सपने पूरे हो गए थे। दूसरे दिन उसने दहेज के ट्रंकों की चाबियां गुलाबी के पैरों के पास फेंक कर कहा, ले अपने कमाऊ बेटों की कमाई। गुलाबी के मुंह से निकला, बेटी होती तो जानते, माँ बाप बेटी को किस मन से विदा करते हैं। बिलादर की आंखों में खून उतर आया था। नशे में बोला, हाँ अभी हौस बाकी है, उसी के साथ जाकर क्यों नहीं रहती छिनाल। गुलाबी ने कमरे में कुंडी लगा ली। तनाती उठाकर बोली, छिनाल, तुमने मुझे छिनाल कहा। तुम नाली के कीड़े, तुम्हारे सुख के लिए मैंने 2 जिंदगियों का बोझ ढोया, तुमने मुझे गाली दी। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, नहीं तो खुद मर जाऊंगी। तब तक उसके बेटे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे। गुलाबी उनकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। होश में आते ही वह चुपचाप उठकर झरने पर नहाने चली गई। आकर उसने अपने 2-4 कपड़े लिए, चाबियां बड़े बेटे को दी। सभी कोनों में दुबके थे। माँ को कभी उन्होंने ऊंचे बोलते न सुना था। बिलादर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। गुलाबी से नज़र मिलाने की उसकी हिम्मत न थी। औरत जात का क्या भरोसा, अगर राज उगल दिया तो उसकी सोने की लंका उजड़ जाएगी। गुलाबी ने चारों तरफ देखा और सीढ़ियाँ उतर गई। ढाबे पर जाकर सरदारी को उठाया और ट्रक में जा बैठी। उसको देखकर सरदारी को भी कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। आसमान पर काले बादलों को चीर चांद निकल कर आ रहा था। बाईं तरफ पहाड़ और दाईं तरफ की नदी में तेजी से बहता पानी चांदनी को खुलकर पी रहा था। सड़क कानवाय से आज़ाद थी। गुलाबी बिलादर के शिकंजे से निकल चुकी थी। ट्रक सड़क पर यूं जा रहा था जैसे आशिक के दिमाग में माशूक का ख्याल हो। तो यह थी पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।